बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव इंग्लिश हब ट्रिक्स विद सैयद तैयब। आज हम चैप्टर नंबर 4 इंस्पायर्ड ऑफ वॉर बाय एंजेला मॉर्गन की समरी को, राइम स्कीम को और पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर की कंप्लीट पैराफ्रेजिंग को डिस्कस किया था। तो चलें जी, शुरू करते हैं। In this poem, Angela Morgan was describing the relationship between the devastating war and the positive role of nature. She was emphasizing on the bare fact that though war caused a horrible impact on the lives of the people, but the things in nature did not bother all the devastating effects of war. In spite of war, there was still some positivity breathing in the souls of the people that made them feel good and relaxed. This was just due to the elements of nature that were present around us with all their beauty and warmth. Although it was a time of hatred and death, suffering and bearing, harshness and bitterness, still the flowers did not get to bloom. The gardens never said goodbye to their beauty and charm. The clouds were still romping, the energetic waves of the sea were still there to welcome the guests. All the elements of the nature were stimulating a positive light and warmth in the distressed souls of the war-stricken mankind. Angela was motivating her readers that though they were facing the worst and the toughest time of their life, they must not forget that life has to move forward. Time is the best healer that helps us to erase the harsh memories of our minds. Time is the best healer that helps us to erase the harsh memories from our minds. So people should regain their lost strength with positive thoughts and by cherishing the natural beauty that is spread around them to welcome the distressed soul. तो इसकी राइम स्कीम देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए राइम स्कीम लिखी है। तो ये जो 1 2 है ये लाइन नंबर है बेसिकली। तो इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये राइम स्कीम जो है लिखी है। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैंस सफरिंग्स। यहाँ पे वर्ड लास्ट जो है वो डेथ है और यहाँ पे सफरिंग्स है। तो ये जो डेथ है, इन दोनों साउंड्स को आपने अपने ज़हन में रखना है। डेथ एक साउंड है, सफरिंग्स जो है वो सेकंड साउंड है। तो डेथ को हमने ए कहा है और सफरिंग्स को हमने बी कहा है। इसी तरह से समथिंग्स विद इन मी लाव्स एंड सिंग्स एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ। अब यहाँ पे सिंग्स और ब्रेथ जो है वो इन दोनों साउंड्स हैं। इसी तरह सिंग्स जो है वो बी साउंड है क्योंकि ये रिलेट कर रही है सफरिंग्स के साथ। इसी तरह से ब्रेथ और डेथ ये दोनों सेम साउंड्स हैं, तो हमने इनको सेम जो है वो लेटर के साथ डिनोट किया है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा 2 में। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ हेट, लिलेक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट। हेट और गेट ये दोनों सेम साउंड्स हैं, तो हमने इनको जो है वो एक ही लेटर के साथ डिनोट किया है, यानी ए और बी साउंड से ये डिफरेंट है। हेट और गेट वाली जो साउंड है वो सफरिंग्स और डेथ और ब्रेथ से डिफरेंट है, इसलिए उसको नेक्स्ट लेटर से डिनोट किया है। तो नेक्स्ट देखें, ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ रेथ। तो यहाँ पे पाथ और रेथ ये दोनों बाकी तीनों साउंड से जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इसको डी का नाम दिया गया है। तो स्टैंजा नंबर 3 देखते हैं। करेज द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ, रिजॉइस द डेजी मरमरेथ। तो सेथ और मरमरेथ ये दोनों सेम साउंड्स हैं, जो कि पहले वाली चारों साउंड से डिफरेंट हैं, तो इसलिए हमने इसको अलग लेटर का नाम दिया है। एंड जस्ट टू लिव इज सो डिवाइन व्हेन पेंसेस लिफ्ट देयर आइज टू माइन। तो यहाँ पे डिवाइन और माइन ये सेम साउंड्स हैं, तो इसको हमने एक लेटर के साथ डिनोट किया है। इसी तरह से
द क्लाउड्स आर romping with the sea and flashing waves call back to me। सी और मी ये दोनों सेम साउंड्स हैं, तो इसको हमने नेक्स्ट लेटर के साथ डिनोट किया है। इसी तरह से डेट नॉट इज रियल बट व्हाट इज फेयर, डेट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, फेयर और एवरीवेयर ये दोनों जो है वो सेम साउंड्स हैं, यानी लास्ट साउंड्स हमने देखनी होती है कि फेयर की लास्ट साउंड देखें आर साउंड है और एवरीवेयर की लास्ट साउंड भी आर है, तो इसको हमने इसलिए कहा है कि ये दोनों सेम साउंड्स हैं। इसको हमने डिनोट किया है एच के साथ, नेक्स्ट लेटर के साथ। इसी तरह से आप ग्लोरी लिव थ्रू डिस्पेयर, तो एवरीवेयर फेयर एंड डिस्पेयर ये तीनों सेम साउंड्स हैं। इसी तरह से दो गन्स में रोअर एंड कैनन्स बूम, रोजेज आर बॉर्न एंड गार्डन्स ब्लूम, तो बूम एंड ब्लूम ये दोनों सेम साउंड्स हैं, इसको हमने नेक्स्ट लेटर के साथ डिनोट किया है। इसी तरह से माई स्पिरिट स्टिल में लाइट इट्स फ्लेम, तो फ्लेम जो है वो डिफरेंट साउंड है बूम से, उसको हमने नेक्स्ट लेटर के साथ डिनोट किया है। इसी तरह एट दैट सेम टॉर्च वेंस पॉपीज केम, फ्लेम और केम ये दोनों सेम साउंड्स हैं, तो इसको हमने एक ही लेटर के साथ डिनोट किया है। इसी तरह से वेयर मॉर्निंग्स ऑल्टर वाइटली बर्न्स, लिलीज में लिफ्ट देयर सिल्वर अर्न्स, बर्न्स और अर्न्स ये दोनों सेम साउंड्स हैं, तो इसको हमने नेक्स्ट लेटर के साथ डिनोट किया है। इसी तरह इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ शेम, केम, फ्लेम, शेम ये तीनों सेम साउंड्स हैं, तो इसको हमने सेम लेटर के साथ ही डिनोट किया है। तो लास्ट स्टैंजा देखते हैं। एंड इन माई ईयर अ विस्परिंग ब्रेथ, वेक फ्रॉम नाइटमेयर लुक एंड सी, तो ये जो शेम, ब्रेथ, केम, ये शेम और केम सेम साउंड्स हैं, और ब्रेथ और डेथ ये जो है सेम साउंड्स हैं। Wake from the nightmare, look and see that life is not but ecstasy। see और ecstasy ये दोनों सेम साउंड्स हैं, तो इसको एक लेटर के साथ डिनोट करेंगे। In spite of war, in spite of death, तो ये breath और death ये सेम लेटर के साथ डिनोट करेंगे हम, क्योंकि ये दोनों सेम साउंड्स हैं। इसी तरह से पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं। एलिट्रेशन, a figure of speech in which repetition of same consonant sounds in two or more closely placed words। बेसिकली एलिट्रेशन कहते हैं कि जो जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रही हो कोई से दो जो है वर्ड्स में, तो उनको हम कहेंगे कि ये जो करीब तरीन दो वर्ड्स हैं उनमें फर्स्ट लेटर जो है फर्स्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रही हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये एलिट्रेशन है। जैसे देखें ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, तो ट्यूलिप्स का टी और ट्रिपिंग का टी जो है ये दोनों सेम लेटर है जो कि रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह टी द कभी रिपीट हो रहा है, तो ये फर्स्ट लेटर है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। personification, a figure of speech in which human like qualities are attributed to the non humans or inanimate objects। तो पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ हैं अगर वो नॉन ह्यूमंस में या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में पाई जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये है पर्सोनिफिकेशन। तो जैसे यहाँ पे है व्हेन पेंसिल्स लिफ्ट देयर आइज टू माइन, कि जैसे फूलों ने अपने आंखें उठाकर मुझे देखा था, तो ये इंसानों की क्वालिटी है आंखें उठाना, यहाँ पे फूलों में ये क्वालिटी पाई जा रही है, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। Repetition, a figure of speech in which words or sentences are repeated throughout the poem। तो यहाँ पे कोई वर्ड्स या सेंटेंसेस अगर पूरी पोएम में रिपीट हो रहे हो, तो उनको हम कहेंगे ये रेपिटेशन हो रही है। जैसे इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ फ्रेज जो है ये रिपीट हो रही है पूरी पोएम में टू टाइम्स, एक फर्स्ट में और एक लास्ट में। Enjambment, a figure of speech in which poet continues his or her idea without using any kind of punctuation marks to indicate a stop। इंजॉयमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर पोएट अपनी बात को अपने आइडिया को कंटिन्यू कर रहा है, यानी लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इंजॉयमेंट है। यहाँ पे देखें स्टैंजा नंबर 1 लाइन नंबर 3 है, तो इसको ज़रा ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं कि ये स्टैंजा 1 और लाइन नंबर 3 देखें। समथिंग्स विद इन मी लाव्स एंड सिंग्स, इसके सिंग्स के लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे ये इंजॉयमेंट स्टैंजा 1 में यूज़ हुई है। स्टैंजा 2 की लाइन नंबर 1 में जो है ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 में
ये यूज़ हुई है इंजैम्मेंट। इसी तरह से स्टेंजा 3 के लाइन नंबर 3 में और स्टेंजा 4 लाइन नंबर 2 और 4 में जो है वो इंजैम्मेंट यूज़ हुई भी है। और बाकी अगर देखें तो स्टेंजा नंबर 6 के लाइन नंबर 4 में इंजैम्मेंट यूज़ हुई भी है और स्टेंजा नंबर 7 के लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 में है। इसी तरह से स्टेंजा नंबर 8 की लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 में इंजैम्मेंट यूज़ हुई भी है। तो ये यहाँ पे मैंने बेसिकली सारी लाइंस के नंबर लिखे हुए हैं कि जहाँ जहाँ पे इंजैम्मेंट यूज़ हुई हुई है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से देखिए ओनोमेटोपिया क्या होता है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स साउंड्स लाइक द नॉइज बीइंग डिस्क्राइब्ड। ऐसे वर्ड्स के जिनकी जो साउंड्स हैं वो खुद ही उनकी आवाज़ों का बता रही हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये ओनोमेटोपिया है। जैसे डॉग्स आर बार्किंग, तो बार्किंग बेसिकली जो साउंड है ये डॉग्स के लिए यूज़ होती है, ये बर्ड्स के लिए यूज़ नहीं हो सकती। बर्ड्स आर चिर्पिंग, बर्ड्स चिर्पिंग करती हैं और डॉग्स जो है वो बार्किंग करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो वर्ड बार्किंग है ये डॉग्स को जो है वो शो करता है या उसको डिनोट करता है, डॉग्स की तरफ इशारा करता है, बर्ड्स की तरफ नहीं करता। इसी तरह चिर्पिंग जो है वो बर्ड्स की तरफ इशारा करता है, डॉग्स की तरफ नहीं करता। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको कहते हैं ओनोमेटोपिया, जो किसी खास साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखें द वर्ड्स बूम, रोअर, मरमरत एंड विस्परिंग ब्रेथ आर द एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपिया। ये यहाँ पे सारे जो एग्जांपल्स हैं, बूम्स हैं, कैनन बूम्स करते हैं, रोअर है, मरमरत है और विस्परिंग ब्रेथ, ये सारी ओनोमेटोपिया की एग्जांपल्स यूज हुई भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समरी, पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।